अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामुसू। स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम वीबीटीवी बोलते हैं। ठीक है, इस लेक्चर से पहले मैंने आपको वीडियोस अपलोड की थी। आपको उस वीडियोस में मैंने बताया था वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। बेसिकली ये दोनों थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं आपको शेप ऑफ जियोमेट्री, शेप और जियोमेट्री के बारे में, सॉरी, मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी या जियोमेट्री क्या होगी, इन दो चीजों के बारे में ये दोनों थ्योरीज वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करती हैं। लेकिन इन दोनों थ्योरीज की एक लिमिटेशन थी, और वो लिमिटेशन क्या थी? ये दोनों थ्योरीज आपको एक्सप्लेन नहीं करती थी कि भाई कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल क्यों होता है और कोवलेंट बॉन्ड बनता ही क्यों है। यानी आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे साइंटिस्ट के पास कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो उसकी लिमिटेशंस थी वेस्पर की और हाइब्रिडाइजेशन की। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इन लिमिटेशंस को ओवरकम करती है और एक्सप्लेन करती है हाउ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, व्हाई दे आर फॉर्म, किस तरह से बनता है, मतलब क्यों बनता है, किस लिए बनता है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स शेप्स एंड डायरेक्शंस क्रिएट द बॉन्ड, ऑर्बिटल्स की क्या शेप हो, क्या डायरेक्शन हो कि हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये सब चीजें एक्सप्लेन करती है कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक और चीज है जिसके जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम एक्सप्लेन करती है, वो क्या है? वाई द मोलिक्यूल फाइनली अडॉप्ट्स ए पर्टिकुलर शेप। यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस चीज को भी मद्देनजर रखा गया था कि आपकी जो मोलिक्यूल है उसकी एक स्पेसिफिक जियोमेट्री क्यों होती है, मोलिक्यूल बॉन्डिंग करने के बाद एक स्पेसिफिक जियोमेट्री क्यों अटेन कर लेता है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात जो दिए थे आपके, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम जो इस सवालात हैं आपके, ये चार के चार, इनके जवाबात को मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी। इनको समझने के लिए आपको समझने होंगे इसके पोस्टुलेट्स, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट नंबर वन क्या कहता है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस। कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त फॉर्म होगा जब आपके दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्डिंग होनी है वो इन तमाम कंडीशंस को फॉलो करेंगे। ठीक है जी, वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? वो दो एटम्स जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनना है उनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों, फिर जाकर आपका कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके वैलेंस शेल में। और जो क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल कौन सा है? 3। और 3s ये तो कंप्लीट है, 3px ये भी कंप्लीट है, 3py भी कंप्लीट है, लेकिन 3pz इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड है। इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तब ये हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। अब इसको जरूरत है एक और इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इसका भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और इसका भी हाफ फिल्ड है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन ये आपस में दोस्ती कर लेंगे, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर लेंगे और जो इनकी कमी है उसको ये पूरा कर लेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट आपका 3pz ऑर्बिटल, ये आपका p ऑर्बिटल है क्लोरीन का, जो कि ओवरलैप करेगा आपके हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल, जो कि स्फेरिकल होता है। ये ओवरलैप कर जाएंगे, आपके पास HCl एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है जी, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो। ठीक है, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, इसके लिए और भी कंडीशंस होती हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। कंडीशन नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ टू केसेस, केस 1 और केस 2। पहले हम देखते हैं केस 1 क्या कहता है। केस 1 के अकॉर्डिंग इफ ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी देन उनमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी उन दो एटम्स के दरमियान वो भी इक्वल होगी और एज अ रिजल्ट आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? आपके दो एटम्स जिनके दरमियान आपकी बॉन्डिंग होनी है उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सेम होना जरूरी है। और एनर्जी कब सेम होती है? जब उनकी शेप सेम होगी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हाइड्रोजन के दो ऑर्बिटल्स हैं, S1s1 और इसका भी 1s1, इन दोनों की शेप सेम है, स्फेरिकल शेप है। जब इनकी शेप सेम है तो इनकी एनर्जी भी सेम होगी। अब इन दोनों की एनर्जी सेम है, फिर अब जब ये होता है ऐसे ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है। जैसे कि इनकी ओवरलैपिंग आप देख सकते हो, गुड ओवरलैपिंग है, ओवरलैप अच्छे से कर सकेंगे। इसकी एग्जांपल आप दो बैलून से ले सकते हैं, इसको भी एक बैलून कंसीडर करें और इसको भी। अब आप इन दोनों बैलून्स को जब प्रेस करेंगे ना तो ये इनका जो सरफेस एरिया है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ओवरलैपिंग अच्छी होगी। अब उस ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होगा? जो बॉन्ड आपके पास बनेगा वो इक्वली शेयर्ड होगा दो एटम्स के दरमियान और आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि इसने इस कंडीशन को पूरा किया है। इक्वल एनर्जी थी, ओवरलैपिंग भी अच्छी हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दोनों के दरमियान इक्वल रही, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया।
लेकिन अब देखिए ना, ये जो आपने जितनी भी चीजें पढ़ी ही हैं एटम के बारे में, कि एटम के पास हाफ ऑर्बिटल हो, एटम के पास ये वाली प्रॉपर्टी हो, फिर ये वाली प्रॉपर्टी हो, फिर ये सारी चीजें, ये जो एटम के पास हैं, ये एटम सारी कंडीशंस को क्यों पूरा करता है, ये क्या चाहता है, क्या मतलब इसका क्या मकसद है। तो बेसिकली एटम का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है स्टेबिलिटी। ये जो इतनी कोशिशें कर रहा है क्या करने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए, उसका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है स्टेबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए इतनी जदोजहद करता है, ठीक है जी। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख का था जो मैंने आपको दिखाया। अब हम तस्वीर के दूसरे रुख को देखते हैं। एक रुख में आपने देखा कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, इक्वल एनर्जी थी, ठीक है भाई, बॉन्ड की फॉर्मेशन अच्छी हो गई, बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बन गया। लेकिन तस्वीर का जो दूसरी जानिब है, अब वो आपको दिखाते हैं कि वो क्या होता है। केस नंबर 2 में क्या हो सकता है, अब जरूरी तो नहीं है ना दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्डिंग होने जा रही है उनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो, यानी कि उनकी शेप सेम ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एटम का ऑर्बिटल ऐसे रखता हो और दूसरा जो एटम है वो एफ ऑर्बिटल हो या उसके पास पी ऑर्बिटल हो। देखिए ना, अब उन दोनों एटम्स जिनके दरमियान बॉन्डिंग होने वाली है उनकी एनर्जी सेम नहीं है, क्योंकि उनकी शेप सेम नहीं है। जब एनर्जी सेम नहीं है, शेप सेम नहीं है, तो ओवरलैपिंग, केस नंबर 2 जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, वो भी तो अच्छी नहीं होगी ना, पुअर ओवरलैपिंग होगी। जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी दो एटम्स के दरमियान वो भी इक्वली शेयर नहीं होगी और आपका बॉन्ड बहुत ज्यादा या तो वीक होगा या तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये आपका केस नंबर 2 है। इसको मैं समझाऊंगी आपको एग्जाम्पल से, लेकिन उसे समझने से पहले ये दो पॉइंट्स का आपको समझना जरूरी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको लिखा है ऑर्बिटल्स अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू एनर्जी। एनर्जी के लिहाज से ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होते हैं। सबसे कम जिस ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो है एस, और सबसे ज्यादा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो है एफ। तो एफ की सबसे ज्यादा है, फिर डी की, फिर पी की और फिर एस की। लेकिन आप जानते हैं स्टेबिलिटी और एनर्जी का क्या रिलेशनशिप होता है, कि दोनों इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं। आपकी स्टेबिलिटी जिस एटम की, जिस ऑर्बिटल की जितनी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। अगर आपकी एफ ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम है। इसी तरह एस ऑर्बिटल की अगर आपकी एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। क्यों भाई, क्यों एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हम इस रिलेशनशिप को देखते हुए एक और तरीके से भी इन ऑर्बिटल्स को अरेंज कर सकते हैं, और वो अरेंजमेंट आपके पास ये है। एस की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, उसके बाद पी की है, फिर डी की है और फिर एफ की है। ये स्टेबिलिटी के लिहाज से मैंने इनको अरेंज कर दिया। अब हम चलते हैं हमारा केस नंबर 2, जिससे मैंने आपको कहा था कि आपको इन दो पॉइंट्स का समझना जरूरी है, फिर ही मैं आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझा सकूंगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स को आप मद्देनजर रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे, ठीक है, कि एनर्जी के लिहाज से ऑर्बिटल्स की क्या अरेंजमेंट होती है और स्टेबिलिटी के लिहाज से ऑर्बिटल्स की क्या अरेंजमेंट होती है। सो डिस्कस करते हैं हम अपने एग्जाम्पल को। इसको मैंने एक स्टोरी की फॉर्म में आपको बताऊंगी, फिर आपको अच्छे से समझ आ सकेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करें एक एटम ए है, एक एटम है जिसका नाम है ए, और उसके पास जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो है एस। इसी तरह एक दूसरा एटम है बी, और उसके पास जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो है आपका एफ। अब ये दोनों एटम्स आपस में बॉन्डिंग करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखें, ये आपको पता है, अगर हम इन दोनों के मुताबिक देखें, एस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसी तरह जो एटम बी है जिसके पास एफ ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है। जब एटम ए एटम बी के पास आता है, मतलब अब इनके पास इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं ये एटम बी है जिसको मैंने ब्लैक कलर से शो किया, ये एटम आपका ए है। इन दोनों के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है एस में, और इसके पास आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है एफ में, ठीक है जी, इस बात को याद रखेंगे। अब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करना चाहते हैं, रीजन क्या है भाई, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे के पास आते हैं तो एटम ए एटम बी से कहता है कि भाई जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, लेकिन जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है लेकिन एनर्जी कम है, तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, बॉन्डिंग नहीं करूंगा। इस वजह से जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है ये उदास हो जाता है और शेयरिंग नहीं हो पाती है। पहले ये खुश होता है कि भाई मेरी मैं बॉन्डिंग कर लूंगा, शेयरिंग कर लूंगा, ठीक है, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये बातचीत शुरू होती है तो उसको पता चलता है कि जो भाई दूसरा ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी भी कम है, तो इस वजह से वो उदास हो जाता है और ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं। अब आपको इससे क्या लेसन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन लव्स टू रिजाइड ऑन द सेम एटम। जब ये सिनेरियो होता है, एक एटम के पास एस ऑर्बिटल हो और दूसरे एटम का हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल हो, यानी कि एफ, तो वो दोनों की ओवरलैपिंग नहीं होती है। इस केस में इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है उसी एटम पर जिसका वो हिस्सा है। लव्स टू रिजाइड ऑन द सेम एटम, यानी कि मैं आपको इसको इस वाले केस से समझाती हूँ
केस नंबर 2 हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अब हम उसकी तरफ आते हैं और उसको लिंक करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। केस नंबर 2 क्या था, मैंने कहा था अगर आपकी शेप सेम नहीं है, एनर्जी इक्वल नहीं है ऑर्बिटल्स की, केस नंबर 2 में, ठीक है, इसके उल्टा लेना है आपने इस केस के, इक्वल एनर्जी नहीं है, जैसे कि आप एस और एफ को देख रहे थे, तो उनकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी ना, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है, स्टेबिलिटी का भी डिफरेंस है। जब ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी दो एटम्स के दरमियान वो इक्वली शेयर नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगी कि क्यों इलेक्ट्रॉन उसी एटम पे रिजाइड करना पसंद करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों इक्वली शेयर नहीं हो पाएगी इस केस के अंदर। बेसिकली इलेक्ट्रॉन किस चीज को प्रेफर करता है, स्टेबिलिटी को। अब उसको पता है कि भाई अगर मैं इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता हूँ तो मेरी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी कम है, ठीक है, तो मेरी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल हो भी जाती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बॉन्डिंग होगी, एक वीक बॉन्ड बन गया, बहुत ज्यादा वीक है, उस वीक बॉन्ड में ना वो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना इस एटम का, वो इसी के पास रहना पसंद करेगा, क्योंकि वो पता है कि अगर मैं इस एटम के साथ रहूंगा ना तो मैं स्टेबल ज्यादा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल में है ये इलेक्ट्रॉन और इस एटम के एस ऑर्बिटल में है, तो इसके पास वो ज्यादा स्टेबल रह सकेगा बानिस्बत इस एटम के, क्योंकि इसके पास जो ऑर्बिटल है वो एफ ऑर्बिटल है जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, तो इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब देखना डिस्टर्ब हो गई है, आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आपका जो बॉन्ड बनेगा वो इक्वली शेयर नहीं होगा और आपका बॉन्ड या तो बहुत वीक होगा जैसे कि इस केस में था, या तो बहुत वीक होगा या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये था आपका केस नंबर 2 जिसे मैंने आपको एग्जांपल से अच्छे से समझाया। अब ये जो केस 1 था और केस 2 था, इसमें आपने एक बात पे गौर किया है, अगर तो इक्वल एनर्जी वाले होंगे तो भाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर इक्वल एनर्जी वाले नहीं है, ठीक है, तो आपका बॉन्ड या तो बहुत वीक बनेगा या फिर वो बनेगा ही नहीं। लेकिन जो ये वाला केस है आपने इस पे गौर किया, इसमें एक पी ऑर्बिटल है और एक एस ऑर्बिटल है, ना तो इनकी शेप सेम है ना ही इनकी एनर्जी सेम है, फिर भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई और HCl बॉन्ड वीक नहीं होता बल्कि स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसके रीजन क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे हम ओवरलैपिंग से, ठीक है। ये पॉइंट आपको बताएगा कि भाई इसमें ऐसा क्या होता है। देखिए टाइप्स ऑफ ओवरलैप आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल ओवरलैप, जो कि मैंने आपको केस नंबर 1 में डिस्कस किया कि आपके पास जब सेम एनर्जी सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एक होता है हाइब्रिड ओवरलैप, वो क्या होता है ये मैंने आपको एक वीडियो भी अपलोड की थी हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, अटॉमिक ऑर्बिटल AO स्टैंड फॉर अटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, जैसे कि SPOD, इनकी डिफरेंट एनर्जी और शेप है। अब ये बॉन्डिंग करना चाहते हैं तो बॉन्डिंग करने के लिए इनकी शेप और इनकी शेप सेम नहीं है, एनर्जी भी सेम नहीं है, बॉन्डिंग तो आइडियल नहीं होगी ना, तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग करने के लिए ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। जब ये इंटरमिक्स होंगे तो एज रिजल्ट आपके पास न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी सेम होगी। जब वो बॉन्डिंग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो वो हमारे पास जो न्यू ऑर्बिटल्स बनकर आते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, जैसे कि sp sp2 sp3 और dsp2 है, ठीक है। फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो बॉन्डिंग कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास दो केस होते हैं, एक हाइब्रिडाइज केस होता है या फिर नॉर्मल ओवरलैप है। लेकिन हमारे पास एक और केस भी होता है जिसमें ना तो नॉर्मली ओवरलैप हुआ है, यानी ना तो इक्वल एनर्जी है और ना ही सेम शेप है और ना ही उसमें हाइब्रिडाइजेशन हुई है, जैसे कि आप याद रख सकते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन होती तो ये भाई ये जो ऑर्बिटल आपको दो नजर आ रहे हैं इनकी सेम एनर्जी और सेम शेप वाली होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये प्योर S और प्योर P आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसकी रीजन क्या है और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, ठीक है जी। इसकी स्ट्रेंथ होती है ना जो बॉन्ड की, वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है ओवरलैपिंग में, ठीक है। ओवरलैपिंग के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहे होते हैं। अगर हम ओवरलैपिंग के लिहाज से देखें तो ये केस आइडियल नहीं है, ठीक है। क्यों आइडियल नहीं है, देखिए ये P ऑर्बिटल के दो लूप्स हैं और S ऑर्बिटल सिर्फ एक लूप के साथ ओवरलैप कर रहा है, दूसरे के साथ नहीं कर रहा, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये ओवरलैपिंग हमारे पास आइडियल नहीं है, किस केस में, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिहाज से ये हमारे पास ओवरलैपिंग आइडियल नहीं है। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ में मैंने क्या कहा एक फैक्टर नहीं होता है बल्कि हम बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को देख रहे होते हैं। अब इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है क्लोरीन की टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन पेयर वो ज्यादा है, इस वजह से ये इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, HCl बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इनमें एनर्जी सेम नहीं है, शेप सेम नहीं है, ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है। उसकी रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके पोस्टुलेट नंबर 2 पे। ये जितना भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है ये आपका पोस्टुलेट नंबर 1 था। अब पोस्टुलेट नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 2,
आपके दो ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप जितना ज्यादा होगा आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। ओवरलैप के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आपके जो दो एटम्स ओवरलैपिंग कर रही हैं उनमें ऑर्बिटल्स का नंबर बढ़ जाए। मींस के दो एटम्स है ना कार्बन के, अब इनमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग करेंगे उनकी तादाद बढ़ जाए। जैसे ये कार्बन के 3 ऑर्बिटल इस कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, बानिस्बत इस कार्बन के इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल इस कार्बन के एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया। ठीक है, तो जब आपकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए ना, एक सवाल आपके जहन में जरूर आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है तो रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, क्योंकि सेम चार्ज होता है। जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से अनस्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं आपका एटम्स होते हैं। फिर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो जाती है, हम कैसे कह देते हैं कि आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है। तो बेसिकली ऐसा होता है, एक आपकी पावर है रिपल्शन की जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है सिमिलर चार्जेस की वजह से, लेकिन एक आपकी अट्रैक्शन भी है, वो है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, एटम्स के ऊपर सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिवली। वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। ठीक है, जब वो अट्रैक्शन की पावर रिपल्शन को ओवरकम कर लेगी, डोमिनेट कर लेगी, तब जाके आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, और इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से। ठीक है जी। दूसरा आपका थर्ड पास्टुलेट है, ये क्या कहता है, थर्ड पास्टुलेट के मुताबिक आपके पास सिग्मा बॉन्ड आपके पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। सबसे पहले तो ये कि सिग्मा बॉन्ड क्यों पाई बॉन्ड से स्ट्रोंगर होता है। सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन हेड ओवरलैप होता है, कॉन्टैक्ट और सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जबकि पाई बॉन्ड जब बनता है तो साइडवेज ओवरलैप की वजह से बनता है, ऑर्बिटल्स में साइडवेज ओवरलैप होता है, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो कम होता है, इस वजह से ये हमारे पास बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रोंगर नहीं होता है। अब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होती है, साइडवेज ओवरलैप कैसे होता है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पार्ट 2 में। उसमें मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, चलते हैं हम अपने पोस्टुलेट नंबर 4 में। इसके मुताबिक कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन, इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन है हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अटोमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप के होते हैं, और वो जब इंटरमिक्स करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। लेकिन अटोमिक ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो आएंगे उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद जरूर होता है। जैसे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं 4, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसको मैंने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट 1 और 2 में, जिसे आप लेक्चर लेंगे जब जाके तब आपको समझ में आ जाएगा। खैर, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि भाई इसके 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए हैं। अब वो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना कार्बन के, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, आप जानते हैं। अब वो मौजूद है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान। अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये एक स्पेसिफिक जियोमेट्री अडोप्ट कर रहे थे, एक स्पेसिफिक एंगल्स पे जाके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से अरेंज हो जाते हैं, और वो एंगल होता है 109.5। एज अ रिजल्ट आपका कार्बन एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अटेन कर लेता है। ठीक है, अब वो जो कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अटेन कर चुका है, अभी भी उसके पास ये सलाहियत है यानी काबिलियत है कि वो बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन बॉन्डिंग करने से पहले ही उसने एक शेप अडॉप्ट कर ली है, वो है टेट्राहेड्रल। अब जो वो बॉन्डिंग करेगा दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ यानी हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ, तो वो जब ओवरलैप करेंगे वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करेंगे। ये हाइड्रोजन एटम आएगा इस डायरेक्शन में, ये आएगा इस डायरेक्शन से, ये आएगा इस डायरेक्शन से, और ये आएगा इस डायरेक्शन से। तो इसी तरह हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल हो जाएगा। तो इसकी रीजन क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आपकी एक स्पेसिफिक जियोमेट्री अटेन कर लेता है जो आपका मॉलिक्यूल है।